आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था भाई, आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 सभी चैप्टर से होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जितनी भी सवाल देखेंगे काफी आसान भाषा में देखेंगे और आसान तरीके से देखेंगे, और जितनी भी सवाल देखेंगे सबका सब भाई एनसीईआरटी पर आधारित होगा और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। और सभी पार्ट को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहला, जो कि चैप्टर 1 का है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर देखिए जो पहली सवाल है, और आपको बता रहे हैं भाई जितनी हम सवाल बताने वाले हैं, अगर आप इन सभी सवाल को देखते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं कि 100% आपकी बार यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं आएगा। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है, यदि 306 तथा 1314 का HCF का मतलब मासा अगर 18 है तो उनका LCM यानी कि लासा ज्ञात कीजिए। और ध्यान देना भाई, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ध्यान देना, हम आपको कम से कम 15-20 प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए HCF दिया है और हमें निकालना LCM है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर देखिए हमको HCF दिया है किसका भाई, 306 का और 1314 का। इसका जो HCF है ना, इसका HCF कितना है, 18 है, और इसी का हमें LCM पूछा है। तो LCM निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा भाई, LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में क्या होता है पता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो दो संख्या कौन सी हैं, 306 और 1000, यानी कि 306 है और अगला है 1314 है। अब इसके बटे में कितना करेंगे हम, 18 करेंगे। इसके बटे में कितना करेंगे हम, 18 करेंगे। अब आइए इसको हम काटते हैं, तो ये होगा 18 का नंबर 18 होगा, ये 18 का नंबर 18, यहां पर बचेगा 12, तो यहां पर आएगा 126 होगा, 18 7 126, यानी कि ये 17 गुणे 1314 हो जाएगा। अब 17 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 22,338, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। काफी आसान है, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे भाई तो आपको ये सवाल मिलेगी। अब यहां पर सवाल नंबर दूसरे की बात करें तो भाई आप उठाकर देखिएगा, कोई भी अनसॉल्व मॉडल पेपर, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी आप ले लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन इस मॉडल से हर बार जो है आपको 4 नंबर या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसको करने के लिए भाई काफी आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको कठिन तरीके से करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद भाई इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप भी कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए हमें सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ता है, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। फिर हो जाएगा 5 + √3 बराबर, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं भाई जो P/Q के रूप में हो, तो ये हो जाएगा P/Q हो जाएगा। अब इतना करने के बाद रूट वाले को बचा कर रखो, रूट वाले को बचा कर रखो, P हो गया। 5 को इधर देखिए, पहले P/Q उतार लेंगे, अब 5 को इधर ले आओ तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, जब आप इसे परिमेय संख्या माने, यानी कि परिमेय संख्या है, 5 + √3 बराबर क्या हो गया, P/Q। यहीं पर आप लोग लिख देना जहाँ Q डज नॉट 0, यानी कि हर वाला 0 नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट भाई A/B करते हैं तो यहाँ B डज नॉट 0 करना, बहुत सारे बच्चे X/Y करते हैं तो Y डज नॉट 0 करिएगा। उसके बाद आपको केवल एक ही टारगेट करना है कि रूट वाले को यहाँ पर बचाना है। तो √3 को बचाएंगे, P/Q हो गया, 5 को इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक एरो निकालिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक एरो निकालना है। रूट में अगर कोई भी संख्या है तो ये फिक्स हो जाता है ये अपरिमेय है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है। इधर हम क्या लिखेंगे, परिमेय है। क्या लिखेंगे, परिमेय है। क्या लिखेंगे हम, परिमेय है। अब उसके बाद एक तरफ अपरिमेय है और दूसरे तरफ क्या है, परिमेय है।
अब यहाँ पर देखिए एक तरफ क्लियर हो गया कि अपरिमेय और दूसरी तरफ क्या है, परिमेय है। उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें ये विरोधाभास होंगे। क्या हम लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे। यहाँ पर देखिए विरोधाभास का मतलब क्या है कि इक्वल के पहले अपरिमेय है और इक्वल के बाद परिमेय है। एक तरफ अपरिमेय और परिमेय भाई बराबर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो ये एक खूंटा है और उस खूंटे में एक भैंस को बांधे और एक बकरी को बांधे, तो भाई आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा, ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि, यहां पर अब लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q - 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है भाई, जो सवाल में बोला है, अतः सवाल क्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे लास्ट में हम, इति सिद्धम। ये हो जाएगी, सवाल हमारी सिद्ध हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। ऊपर हम यहाँ पर परिमेय माने थे लेकिन हमें सिद्ध अपरिमेय करना था, तो हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे कि अपरिमेय है और यही हमारा जो है सिद्ध हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो भाई तीसरी नंबर सवाल सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले था। यहाँ पर भी हमको सेम वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना, और आपको हम इतनी ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए माना जो दिया है 2 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। भले ये अपरिमेय बोला है लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे परिमेय, तो एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर में होगा, तो बराबर का क्या हो गया, P/Q हो गया। अब यहाँ रूट वाले को हमें बचाना, और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ Q डज नॉट 0, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, माइनस का √5 बराबर का P/Q। ये दो जो है ना, इसके आगे प्लस माना जाएगा, मतलब ये प्लस में है तो इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन नियम के अनुसार ध्यान देना, इधर जो इक्वल के पहले होना चाहिए भाई वो केवल रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल रूट होना चाहिए। तो यहाँ पर रूट का 5 लिखेंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस नहीं होगा, अगर माइनस के साथ जैसे 5 आता तब प्लस होता, लेकिन यहाँ पर ये माइनस इधर आएगा तो माइनस ही रहेगा, और ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब ये √5 होगा, माइनस का अंदर गुणा करा दो तो -P/Q माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब उसके बाद रूट का 5 लिखिए, 2 को आगे कर लो प्लस में है, इसको पीछे कर दो माइनस में है, ये ब्रैकेट के अंदर कर लो या फिर यहाँ पर ही ब्रैकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एरो लगा के लिखिए अपरिमेय है। क्या हम लिखेंगे, अपरिमेय है। और इधर क्या लिखेंगे, परिमेय है या परिमेय संख्या है। ये दोनों आपस में क्या है भाई, विरोध करेंगे एक दूसरे का, विरोधाभास हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। अब उसके बाद क्योंकि इसको लिखना हो तो लिख दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। लास्ट स्टेप में आप जरूर लिखिएगा अतः, जो सवाल है 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी ये सवाल नंबर तीसरी थी भाई। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगर यहाँ पर जो है अगर हम बात करें भाई सवाल नंबर चौथी की, तो आपके स्क्रीन के सामने है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। पहला क्या है, 96 है और दूसरा क्या है, 404 है। इसका हमें क्या निकालना है, पहला नंबर तो HCF निकालना है और उसी के बाद हमें LCM भी निकालना है। तो आइए 96 का जो है लासा निकालते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए लासा जरूरी है, मतलब साइड में तो निकालना ही पड़ेगा। 2 चौक 8, 2 और 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 होगा, 2 इकन्नम 2 दूनी 4, 2 छंग 12 होगा, फिर 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, फिर 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। यानी कि 2 कितनी बार है, 2 हमारा 2 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार है। 2 कितनी बार है, 6 बार है। और उसके बाद अगला क्या है, 404 है। 2 दूनी 4, GN 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 GN 2 इकन्नम 2, तो 101 इकन्नम हो जाएगा, 101
इकन्नम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 101। तो HCF में हम उसी को लिखेंगे भाई जो दोनों में मिले, से दो दोनों में मिल रहा है तो यहाँ एक बार लिखेंगे। फिर ये दोनों में मिल रहा है तो हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ये हमारा जो है पहला आंसर हो गया, यानी कि HCF कितना आ गया, 4 आ गया। अब LCM में क्या करेंगे, LCM में पहले जो दोनों में मिला है एक बार लिखो, फिर ये मिला था एक बार लिखो। अब जो ना मिला हो ना उसको भी लिख लो। जैसे 2 इसमें है 3 बार, नीचे नहीं है कोई बात नहीं, तो 3 बार ही लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखो। इंटू 101 नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी लिखो। अब इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 या 96। 96 का इसमें गुणा करेंगे, 96 का नाम 96, 96 का नाम 96, मतलब 9696 यानी कि 96 आएगा। ये हो जाएगा इसका LCM, जो कि काफ़ी आसान था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस प्रकार के सवाल भाई आपको विकल्प में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सवाल नंबर 7 लिए हैं। इसके पहले अभी 2 सवाल छुट्टी है जो कि 6वीं 5वीं और 6वीं जो है। पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद वो जो सवाल है वो चैप्टर 3 की है, इसलिए उसको अभी बाद में हम बताएंगे। तो ये जो 7वीं नंबर सवाल आपके सामने है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा भाई चैप्टर 2 में NCERT में देखिए या नई बुक कोई भी हो, आप नई बुक उठाकर जब देखेंगे तो उसमें आपको 2 ही सवाल बची है, एक ये सवाल और एक इसके बाद जो हम कराएंगे वो सवाल देखना। मतलब इसमें आपको शून्यक निकालना और उसकी जाँच करना है, और कुछ खास नहीं बचा हुआ है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए द्विघात बहुपद दिया है, तो द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखेंगे हम द्विघात बहुपद। सबसे पहले आप इतना लिखना द्विघात बहुपद। देखिए बहुपद हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन रूल और नियम पूरा का पूरा यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6x² - 3 - 7। इसको अच्छे समझिएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसको सही तरीके से करो, 6x²। अब x वाले को पहले कर लो और -3 को पीछे कर लो। अब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस आदि अंत का गुणा करेंगे, 6 3 का 18 होगा, और 18 2 9 18 होगा, यानी कि 9 में से 2 गए 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2x माइनस 3 होगा। तो हो गया 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, माइनस का 3 उतरेगा। इन दोनों में हम 3x कॉमन ले लेंगे भाई, दोनों में 3x मिलेगा। तो 3 दूनी का 6, 2 बचेगा, x बचेगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि यहाँ 3 बचेगा, x हमारा कॉमन हो चुका है। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिला, तो भाई जब कुछ ना मिले तो एक कॉमन लेना पड़ता है, 2x माइनस का 3 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट मिलेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब ये दोनों ब्रैकेट मिलेगा तो इसे हम एक में कर लेंगे, और जो ये बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना समझ में आया है। अब क्या पूछा है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे हम, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करना, जो ये आया है ना लास्ट में बहुपद का, यही लिखो 2x माइनस का 3, अगला क्या है 3x प्लस का 1, इक्वल में शून्य के लिए भाई 0 कर देंगे, यानी कि शून्य कर देंगे। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल में कितना, 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 होगा, x बराबर -1, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। अब यहाँ पर हम पुनः अगला लेंगे, कितना है 2x माइनस 3 इक्वल का 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ये होगा x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 हो जाएगा। हम यहाँ पर फिर लास्ट में क्या लिखेंगे पता, अतः बहुपद, क्या लिखेंगे, अतः बहुपद या फिर द्विघात बहुपद क्या था भाई, 6x² था। सवाल में देखना -3 है, माइनस का 7x, सबसे ऊपर सवाल में यही था। इतने के शून्य को पहला कितना है, -1/3 तथा 3/2 होंगे, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो शून्य के -1/3 तथा 3/2 हैं, जो कि हमें ये बहुपद दिया हुआ था। अब बोला है कि साथ में ही शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। तो अब बारी आई भाई जांच की। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, जांच, क्या डालेंगे, जांच। तो जांच करते समय ध्यान देना, जो सबसे पहला फार्मूला यूज होता है वो होता है शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का योगफल बराबर में होता है माइनस का x का गुणांक, माइनस x का गुणांक।
बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, भाई शून्य कौन से हैं? -1/3 है। अगला क्या है? 3/2 है। योगफल का मतलब जोड़िए इक्वल, माइनस में यक्स का गुणांक, मतलब यक्स के गुणा में कौन सा है? तो यक्स के गुणा में है -7। क्या है? -7। तो ये हो गया -7 बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है भाई? 6 है। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। यहाँ लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा। 3 दूनी का 6 दो बार में, अंश में गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2 जो कि -2 होगा। प्लस में 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 का 9 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, बचेगा 7 बटे का कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे भाई, 7/6 होगा। इक्वल में कितना? 7/6 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ये पहली जांच है, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो समझ लेना भाई कि हमारा जांच यानी कि सवाल सही है। अगला जो जांच आता है, 2 जांच करनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो आता है शून्यकों का गुणनफल। अगला जो है शून्यकों का क्या है? गुणनफल है। ये हो जाएगा अचर पद। क्या होगा? अचर पद पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। पूरे के बटे में क्या होगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इतना कहने के बाद भाई शून्यकों का योग नहीं गुणनफल है, तो शून्य कौन कौन से? आइए देखिए, -1/3 था और 3/2 है, तो -1/3 है, गुणे में हो जाएगा 3/2, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। इक्वल में अचर पद। अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ही ना हो, तो यक्स किस में नहीं है? बीच वाले में -3 है, तो जिसमें यक्स नहीं है वो क्या है? -3 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना भाई? 6 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 से 3 कटेगा तो -1/2 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 1 ही का नाम 1 होगा, 1 2 के 2 हो जाएगा। ये 3 का नाम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी आसान है और आपके भाई समझ में तो आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। आइए इसके पहले जो 2 सवाल छुट्टी है उसको हम देख लेते हैं। ये जो सवाल है भाई, सवाल नंबर 5वीं, ये भी आपके इसी चैप्टर से है, चैप्टर 2 का ही है, जो कि आपको भाई 2 नंबर वाले में पूछ सकता है। इसके बाद वाला जो है भाई वो 4 और 6 दोनों में पूछता है। अब एग्जामिनर भाई देखिए, कभी कभी वही सवाल 4 नंबर में, कभी कभी वही सवाल 6 नंबर में भाई यूपी बोर्ड में पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान देना, सबको अच्छे से पढ़िएगा भाई, कौन सी सवाल किस नंबर में आ जाए। और एग्जाम के समय आपको बता दे भाई, ये मत देखो कौन कितने नंबर की है, बस ये देखो कि भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एग्जाम में पूछी जाए कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में ना एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि भाई देखिए, कहना नहीं चाहिए भाई, कैमरे में हम बोल दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो OMR कराने के लिए 2-2 3-3 हज़ार रुपये बच्चे से लिया जाता है और बच्चे देते भी हैं। तो भाई ध्यान देना, वहाँ पर एक एक नंबर की वैल्यू होती है। भाई अगर मान लो मैक्सिमम कोई लड़का 2000 रुपये दिया है 20 नंबर के लिए, यानी कि भाग देने पर कितना हो भाई? एक क्वेश्चन की वैल्यू 100 रुपये हो गई। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितना? 100। ये तो छोड़िए भाई, ये तो एक ही सब्जेक्ट में है भाई, परसेंटेज को लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सबको छोड़िए। आइए हम देखते हैं सवाल को। यहाँ पर देखिए, यदि द्विघात बहुपद दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, पूरा लिख सकते हो, दोनों सही है। तो बहुपद p-1 यक्स स्क्वायर प्लस में px होगा +1। इसका एक शून्य 3 दिया है, तो इसको बहुपद के बराबर में 0 करते हैं। शून्य का मतलब होता है कि यक्स का मान जो है, तो यक्स का मान कितना है? -3 है। यहाँ पर रखिए और p का मान निकालिए। तो p-1 करेंगे, यक्स के जगह पर -3 करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में p गुणे यक्स की जगह पर क्या करेंगे? -3 प्लस में 1 = 0। p-1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये गुणा कराने पे हो जाएगा 3p + 1 = 0। 9 का नाम क्या होगा? 9p होगा, माइनस 9 का नाम 9 माइनस का 3p + 1 = 0। 9p में से 3p घटाएंगे तो 9 में से 3 गए 6p आएगा, -9 में +1 करेंगे तो -8 होगा, इक्वल का कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो ये 6p होगा बराबर का -8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, p बराबर 8, ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, p बराबर हो जाएगा 4/3। p बराबर जो आएगा कितना आया भाई? 4/3 आया, जो कि ये p का मान आ गया और यही हमसे पूछा था। और आपको बता दें, इस प्रकार के सवाल OMR शीट पर भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं भाई अगली नंबर की ओर, जो है सवाल नंबर 6वीं जो है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, बहुपद दिया है, 3x स्क्वायर दिया है, माइनस का 9x है, प्लस में 2 के मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूल का मतलब भाई वही शून्यक, मूल का मतलब वही शून्यक होगा, ध्यान देना।
तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलों का योग। देखिए योग या योगफल दोनों एक ही बात है। तो यहाँ शून्यक में अभी जो फार्मूला यूज किया गया था इसके पहले क्या था भाई, माइनस यक्स का गुणांक था। क्या था, माइनस यक्स का गुणांक, बटे में क्या था, यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या था, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योग क्या है, छोड़िए, हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर माइनस यक्स के गुणा में कितना है, तो यक्स के गुणा में क्या है, माइनस का 9, तो माइनस का 9। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो 3 है। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 9/3, 3 3 का 9, यानी कि मूलों का योग कितना आ गया, वो हमारा 3 आ गया। मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या चाहिए हमें, गुणनफल। ये फार्मूला क्या हो जाता है, अचर पद होता है, अचर पद बटे में क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि अभी इसके पहले भी सेम ऐसे ही आपको मिला था। अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, यानी कि 2, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो बटे में 3 हो जाएगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आइए चलते हैं भाई, सवाल नंबर 7वीं हमारी हो ही चुकी है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं की बात करें तो हमारे स्क्रीन के सामने है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं भाई, चैप्टर 2 से लिया गया है और चैप्टर 2 की सवाल है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं, एक सवाल बटे में है और दूसरा बटे में नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। आइए हम इसको देखते हैं। दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। तो जो शून्यकों का योग होता है, यहाँ पर हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल यूज करेंगे एनसीईआरटी रूल से। तो एनसीईआरटी रूल भाई एकदम इजी होता है। सबसे पहले तो हमको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर तथा गुणनफल है, यानी कि अगला नंबर भाई किसका होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या है, पहला वाला है 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना है, ये माइनस का 1 है। अब उसके बाद सीधा यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, अतः क्या लिखेंगे भाई, बहुपद, अतः बहुपद या फिर द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला क्या होता है पता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं यक्स स्क्वायर गुणा नहीं, यक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा यक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पर जो चिन्ह लगता है भाई वो प्लस का लगता है। किसका लगता है चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह जो लगता है प्लस का लगता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योग, क्या होगा, शून्यकों का योग, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, ब्रैकेट में यहाँ यक्स रहेगा, प्लस में जो है शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ माइनस रहेगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, शून्यकों का गुणनफल। इतना कहने के बाद जैसे अगर ये अंक बटे में है तो इक्वल का 0 कर दो, अंक बटे में है तो इक्वल का 0 कर दो, अगर अंक बटे में नहीं है तो 0 मत करना, अभी बताएंगे क्यों। यक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस, शून्यकों का योग कितना है, 1/4 है, यक्स साइड में है प्लस, शून्यकों का गुणनफल कितना है, माइनस का 1 है, इक्वल का करेंगे 0। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा माइनस में 1/4 या फिर यक्स/4 कर दो, यक्स का नाम यक्स, प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल का क्या होगा, 0। अब ये 4 है, ऐसे तिरछा गुणा कराओ तो ये 4 यक्स स्क्वायर होगा, इसमें मत कराओ जिसके बटे में हो उसमें नहीं, ऐसे कराएंगे तो 4 का नाम 4 होगा। अगर ऐसे तिरछा गुणा करा दिए ना, अब ये पूरे के बटे में हो गया, इक्वल का क्या हो गया, 0। 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 4 जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा बहुपद बनकर तैयार हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हाँ, एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना, लास्ट में आप लोग लिखिएगा भाई अतः बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, दोनों सही है, अतः बहुपद 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, बस इतना ही लिखना है आपको। जो इक्वल का 0 है वो इक्वल का 0 हटा देना है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल लिया गया था सेम ऐसे ही था, पहला 0 था, अगला क्या था, रूट का 5 था। जब ऐसा कंडीशन आए तो यहाँ पर जो शून्यकों का योग है, ये हमारा जो क्या है, शून्यकों का योग या फिर योगफल जो है ये 0 है। अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है रूट का 5 है। अब अगला जो आएगा भाई, लास्ट वाला स्टेप जो आता है, अतः बहुपद, जो हम फार्मूला यूज करते हैं बहुपद का, ये होगा यक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग, क्या होगा, माइनस में शून्यकों का योग, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, यक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब बटे में कुछ ना रहे तो भाई इक्वल में 0 करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप कर लो कोई बात नहीं, लास्ट में 0 वैसे ही हटाना पड़ता है। वो बटे में है तो लघुत्तम लेकर ये 4 को हटाने के लिए इक्वल 0 करना जरूरी पड़ता है।
यक्स स्क्वायर लिखेंगे, शून्यकों का योग कितना है, ये 0 है, इंटू में यक्स हो गया, प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना है, रूट का 5 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस गुणा कराएंगे 0, प्लस में क्या होगा, रूट का 5 होगा। तो भाई बीच में 0 को हटा दो, यक्स स्क्वायर माइनस 0, अरे 0 तो हटाया जाएगा ना, फिर से एक बार उतार के अब की हटा देते हैं। बाकी आप लोग ये वाला स्टेप मत लिखना, ये बीच वाला। तो ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस में रूट का 5, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। आइए हम देखते हैं भाई ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 8वीं थी। और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले जो है सवाल नंबर जो है आपको 9वीं में आपको बताएंगे भाई समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपको उठाकर देखिएगा मॉडल पेपर या एग्जाम का कोई भी जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर हो, उसमें देखिएगा आपको समीकरण की जरूरत हर जगह आपको मिलता ही मिलता है। आपको अलग से भी ऐसे समीकरण देकर आपसे पूछ सकता है, जो कि ये सन 2024 के एग्जाम में दिया था, 25 में भी आपको देखिए सवाल दिया था, उसमें आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए सॉल्व कैसे की करना पड़ता है भाई समीकरण को। सबसे पहले आपको ऐसे जो है 2 समीकरण देगा, एक तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना रहता है और एक योगात्मक से। अगर आपको बोलता है कि प्रतिस्थापन से करो, तब वहां पर हम प्रतिस्थापन से करेंगे। जब कुछ भी ना बोले ना, तब ऐसे कंडीशन में हम हमेशा योगात्मक या विलोपन विधि यूज करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन फिर नहीं करना है। मतलब जैसे x माइनस वाई है बराबर 26 है, इसे मानिए समीकरण 1। अब यहां पर क्या है, x माइनस वाई है, नहीं x माइनस 3y है, इक्वल में 0 है। अब इसे मानो समीकरण 2। अब सबसे पहले क्या काम करो, इन दोनों में चेक करो कोई दोनों बराबर है क्या। हाँ, जैसे यक्स 1 है, आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। यहां पर भी यक्स कुछ नहीं है आगे, तो यहां पर भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मतलब यक्स दोनों बराबर हैं। अच्छा देखो ये कट रहा है क्या, ये प्लस में है, ये प्लस में है, नहीं कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें, तो घटाते समय यहां माइनस लगेगा और ये कट जाएगा। वही यहां पर करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल का 26, समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस का 3y इक्वल में 0। घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये प्लस में है लेकिन घटाएंगे तो माइनस होगा, ये माइनस में है घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये जब चिन्ह बदला ना, ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर माइनस, भाई माइनस करो या प्लस करो, 0 से कोई मतलब वैसे भी नहीं है। तो x से x क्या हो गया, कट गया। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, और ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, तो 3 में 1 घटेगा तो प्लस का 2 आएगा, तो ये 2y होगा इक्वल 26 में से 0 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। y बराबर 26, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 ही कन्नम 2, 2 ही कन्नम 2 तिहाई 6, यानी कि y कितना आ गया, 13 आ गया। जब y हमारा 13 आ जाए, चाहे y आए या फिर x आए, तो ऐसे कंडीशन में जो भी मान आता है उसी का मान हम समीकरण 1 में रखकर अगला निकाल लेते हैं। जैसे ये y है तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x निकलेगा। x से मतलब है नहीं माइनस, y आ गया तो y के जगह पर कितना होना चाहिए, 13 होगा इक्वल में 26। तो x बराबर 26, 13 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 39 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 39 होगा। और लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 39, y बराबर 13, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि ये समीकरण था जिसे हमें हल करना था। अब यहाँ पर जो है आपके सामने जो है सवाल नंबर 10वीं है। 10वीं नंबर जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई दिया है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। और आपको बता दें इस प्रकार की सवाल में भाई बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम जितना हो सके भाई उतना आसान करके आपको बताएंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए भाई, सभी सवाल को आसान से आसान भाषा में और कम से कम लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। देखिए पिता की आयु हमें पता है, पिता की वर्तमान आयु पता है, पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना, मतलब पुत्र का 4 गुना कर देंगे तो पिता का हो जाएगा। मतलब पिता का पता है, पुत्र का 4 गुना करना है, पुत्र का नहीं पता है। तो जिसका नहीं पता है उसी को निकालो। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। अगर पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो भाई पिता की वर्तमान आयु की जरूरत ही नहीं है। पिता की वर्तमान आयु जो है, ध्यान सुनिएगा, पिता की वर्तमान आयु जो है क्या बोला है कि पुत्र की आयु का 4 गुना, तो भाई पुत्र की आयु x है, इसी का 4 गुना कर दो तो ये हम पिता की आयु आ गया, तो 4 वर्ष होगी। 4 गुना बोला है तो 4 से क्या करेंगे, गुना मतलब गुणा कर देंगे, तो 4 गुना हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है,
5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए। ध्यान से सुनना, 5 वर्ष पूर्व के लिए। अब सीधा हम यहाँ पर प्रश्नानुसार में आएंगे, थोड़ा सा भाई इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व के लिए, तो यहाँ पर से पहले लिखेंगे पिता की आयु। पहले पिता की आयु लिख लेते हैं, पिता की आयु। पिता की आयु यहाँ पर कितना निकला है 4x है। अगर ये 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले आएंगे तो भाई 5 वर्ष पहले के लिए 5 हमें कम करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई आज 18 साल का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा 13 साल का रहा होगा, यानी कि 18 में 5 को घटाए तो वैसे ही 4x में 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटाएंगे तो 4x - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और साथ में पुत्र की आयु कितना रहा भाई, पिता अगर 5 साल पीछे गया तो क्या पुत्र वही रहेगा, पुत्र भी 5 वर्ष पीछे आएगा। तो पुत्र की आयु यक्स माने थे, इसमें से 5 वर्ष क्या किए हम पीछे कर लेंगे तो 5 हो जाएगा इतना। अब उसके बाद प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। यहीं पर दिक्कत होती है, तो यहाँ पर भाई ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, जब प्रश्नानुसार पूछे ऐसे कंडीशन में एक तरफ पुत्र का लिख लेना और एक तरफ पिता का लिख लेना। तो पहले हम पिता का लिख लेते हैं, ऊपर पिता का लिख लेते हैं और एक तरफ हम पुत्र का लिख लेते हैं। कितना गुना बोला है ये चेक करो। तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 7 गुना, पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो जो 7 गुना करेंगे वो पुत्र वाले में करेंगे। पुत्र का कौन सा, ये वाला है, तो इसी में हम 7 गुना यानी कि 7 से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 5 इक्वल 7 से गुणा कराएंगे तो ये 7x हो जाएगा, माइनस का 7 बचे कितना होगा 35 होगा। तो ये हो गया 4x। 7 को जब इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस का 7x होगा, इक्वल में क्या बचा है -35। अब 5 को इधर ले आओ तो प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको घटाने पर क्या होगा -3x, इसको हटाने पर कितना आएगा -30, माइनस कटेगा x बराबर कितना आएगा 30/3, 3 दहामा 30, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर का 10। क्या हो जाएगा x बराबर का 10। अब यहाँ लास्ट में ध्यान देना, एग्जाम में आपको लिखना भी है, लिखिएगा अतः पुत्र की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यक्स था तो यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना भैया 10 वर्ष है। और यहीं पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितना है 4x है। तो 4 गुणे यक्स की जगह 10 करेंगे यानी कि 10 चौक कितना होगा 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा जो है भाई सवाल नंबर कौन सी है, ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है, जो कि काफ़ी आसान थी और आपकी समझ में भी आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं, जो कि भाई थंबनेल पर आपने देखा है। आज की इस वीडियो में भाई पूरा 15 सवाल कराने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें क्या करना है, ये सवाल जो आपके सामने 11वीं नंबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सन 2020 में, 22 में, 24 में, इसका मतलब 26 में भाई इस बार पूछा जाना तो भाई कंफर्म है कि ये पूछा ही जाएगा। तो इसको कैसे करना है आइए चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, इसमें हमें क्या बोला है, पी के किन मानों के लिए, मतलब पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। सबसे पहले पहला समीकरण निकाय जो दिया है, यानी कि समीकरण जो दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। पहला समीकरण क्या है 4x है, प्लस में py है, इक्वल के इसको इधर भेज दो तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, प्लस में इधर आएगा -8 होगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अगला क्या है 2x है, प्लस में 2y और इक्वल के इधर भेजो इसे माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा। इसकी हमें तुलना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, तुलना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण निकाय, या समीकरण लिखिए या निकाय लिखिए, तो इसकी समीकरण या तो इसकी तुलना लिख सकते हैं इतने से कहने पर। तो समीकरण निकाय क्या होगा ax होगा, प्लस में b होगा और यहाँ पर c हो जाएगा। फिर से ax करेंगे, by करेंगे, c करेंगे। तो ये पहले समीकरण के लिए है तो सब जगह 1 1 हो जाएगा और ये दूसरे समीकरण के लिए है तो 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए ध्यान देना, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए जो है ये a1 बटे का a2 डज नॉट होना चाहिए b1 अपान का v2। तो यहाँ पर देखिए a1 की बात करें तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ समीकरण से देखिए a1 का मतलब ये, a2 का मतलब ये, मतलब 4 बटे का 2 डज नॉट, ठीक, डज नॉट। अगला क्या है b1 अपान v2 मतलब ये p अपान 2 कितना होगा p अपान का 2 हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए डज नॉट होना चाहिए। तो पहले यहाँ से हम p का मान जो निकलता है वो निकाल लेते हैं। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 डज नॉट p बटे 2, मतलब कुल मिला के p, मतलब इसका मतलब है कि हम इसको इक्वल मान के चलते हैं। इसको हम क्या मान के चलते हैं, इक्वल मान के चलते हैं। तो यहाँ बटा 1 मानेंगे, p का नाम p होगा, डज नॉट 2 दूनी कितना होगा 4, मतलब 4 नहीं होना चाहिए। डज नॉट का मतलब 4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः
p बराबर 4 के अतिरिक्त, p बराबर 4 के अतिरिक्त p के अन्य सभी मानों हेतु समीकरण निकाय या समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, जो कि इसको लिख लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, आप इसको पढ़ लो ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी? ये हमारी सवाल नंबर 11वीं थी। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 12वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 12वीं में क्या बोला है भाई? रैखिक समीकरण युग्म दिया है, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। आप एनसीईआरटी में जाकर सेकंड या थर्ड वाली प्रश्नावली देखिएगा चैप्टर 3 में, तो भाई वहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि की पूरी एक प्रश्नावली ही बनाई गई है और यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। हम यहाँ पर बटे में लिए हैं ताकि भाई आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि हम नॉर्मल कर लेते हैं, भाई बटे वाला नहीं होता, कोई बात नहीं, हम बटे वाले को पहले नॉर्मल में चेंज करेंगे, फिर नॉर्मल के हिसाब से ही इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो जो सबसे पहले है ये है 3x/2 माइनस का 5y बटे में 3 इक्वल का -2 है। 3 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा पता है? 6 आएगा। 2 3 6, 3 3 3 का 9x, 3 दूनी 6, 2 2 पंचे कितना होगा? 10y इक्वल में माइनस का 2। तो ये हो गया 9x माइनस का 10y, तिरछा गुणा करेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 होगा। 6 दूनी कितना होगा? 12, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कराएंगे तो 2x होगा प्लस में 2 3 6, 3 से गुणा कराएंगे 3y इक्वल का 13 बटे 6, 6 से 6 हमारा कटेगा, ये बचेगा 2x प्लस का 3y इक्वल में कितना? 13, और ये हमारा बनेगा भाई समीकरण 2 बनेगा। क्या बनेगा? ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जब नॉर्मल समीकरण में हो जाए तब क्या काम करना है आपको? समीकरण 1 से ही पहले यहाँ पर लिख लो एक बार, यहाँ पर फिर से हम लिख लेंगे एक बार समीकरण 9x माइनस का 10y बराबर -12, जो कि ये हमारा समीकरण 1 है। अगला क्या है? 2x है प्लस में 3y इक्वल का 13, ये हमारा समीकरण 2 है, जो कि एकदम नॉर्मल समीकरण में ये परिवर्तित हो गया है। अब क्या करना है? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है? 9x है माइनस में 10y इक्वल में -12। तो यहाँ पर 9x बराबर -12, इसको पक्षांतर कर दो तो ये प्लस में 10y होगा। यहाँ से x का मान निकालो भाई, चाहे निकले या ना निकले, तो पक्षांतर में भेज दो इसे, -12 प्लस 10y, ये पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा और ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। हमेशा इतना ध्यान देना, यहाँ से हमें x और y का मान निकालना पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है भाई, आप x निकालते हैं कि y, दोनों सही है। यहाँ पर ये माइनस में था, इसको इधर भेज के हम प्लस कर लिए और ये हमारा 9 मतलब यक्स हमारा निकल आया। अब जब यहाँ से यक्स का मान निकले तो ये कहाँ से निकाले हो? समीकरण 1 से। तो अब अगला बच क्या सा रहा है भाई? 2 बच रहा है, तो यक्स का मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स का मान क्या काम करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे मतलब 2 लिखेंगे, यक्स की जगह पर पूरा -12 प्लस में 10y पूरे के बटे में 9 ब्रैकेट बंद होगा, फिर उसके बाद प्लस है 3y है इक्वल में क्या है? 13 है, इक्वल में कितना है? 13 है। तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 बराह में कितना होगा? 24 होगा, 2 दहम्मा कितना होगा? 20 होगा, बटे में y पूरे के बटे में 9 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा? 3y इक्वल का 13 होगा। तो ये -24 पड़ा रहेगा, 20y पड़ा रहेगा, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27y हो जाएगा, 9 त्रिक 27y हो जाएगा। अब जब तिरछा गुणा करा दिए ना, अब ये 9 जो है ये पूरे के बटे में हो जाएगा, बराबर कितना? 13 होगा। तो ये माइनस का 24 होगा, प्लस में 20 और 27 जोड़ेंगे, 27 20 कितना होगा? 47 होगा। 27 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47 होगा, 47y इक्वल ये हो गया, ये हो गया, ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 3 9 कितना होगा? 117 हो जाएगा। यहाँ पर हम 47y लिखेंगे इक्वल 117, ये -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा, क्या होगा? प्लस का 24 हो जाएगा। ये होगा 47y इक्वल 7 4 11, 2 1 3 हासिल 1 4 होगा, और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 141 आएगा। तो यहाँ पर साइड में आप लोग देखिएगा 47y है बराबर में 141 है, तो y बराबर क्या होगा? 141 बटे का 47, 47 का नाम 47, 47 से इसको हम काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया, y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करेंगे? y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस में 10 इंटू वाई की जगह कितना करेंगे 3, पूरे यहीं पर करेंगे, बस जहाँ वाई है वहीं 3 कर देना है बस, पूरे के बटे में कितना 9, तो यक्स बराबर माइनस 12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे का 9 होगा। ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये पूरा कितना आएगा 18 बटे का 9, 9 का 9, 9 दूनी का 18, यक्स बराबर 2, यक्स कितना आ गया 2 आ गया। नीचे भाई जगह नहीं है, आप लोग लिखिएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखे हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे और यहाँ पर लाकर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यक्स के साथ वाई है तो यहाँ पर प्रतिस्थापित। बाकी काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 12वीं थी, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर 13वीं की, तो सवाल नंबर 13वीं में क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो यहाँ पर भाई सीधा एक काम करते हैं, यहाँ पर बड़ा कोण क्या मान लेते हैं y, तो बड़ा कोण हम क्या मान लेते हैं, बड़ा कोण y है और छोटा कोण क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। छोटा कोण क्या है, x, छोटा कोण क्या है, x है। बोला है बड़ा कोण यानी कि y बराबर छोटे कोण से 36 अधिक है, मतलब x से 36 क्या है, अधिक है। तो ये y माइनस x बराबर क्या हो गया, 36 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, या फिर आप यहीं पर समीकरण 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, संपूरक कोण में पहला y बड़ा कोण है और छोटा कोण, संपूरक कोण में जो है दोनों कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये हमारा दिया था उसके हिसाब से है, और ये हमें भाई दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब क्या करिए, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर दो समीकरण 1 व 2 को। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो पहला y माइनस एक्स इक्वल 36 है, अगला क्या है y प्लस एक्स बराबर 180 है। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, y में y को जोड़ेंगे क्या होगा, 2y, 6 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो आगे जब करेंगे तो y बराबर 216 बटे 2 होगा, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 जी 9, 2 8 16, तो y बराबर कितना हो गया, 108 हो गया। y कितना आ गया, 108 आ गया। अब y का मान जो है जहाँ रख के भाई समीकरण मतलब 1 या 2 में रख कर x निकाल लीजिए। तो आइए हम आते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो y कितना 108 है, माइनस का x इक्वल का 36, माइनस x बराबर 36, इधर आएगा तो 108 होगा, माइनस x बराबर जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का 72 आएगा, तो माइनस काट दीजिए, x बराबर कितना आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे अभीष्ट कोण कितना है, 72,108 अंश, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था भाई। 13वीं नंबर सवाल काफ़ी आसान था और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा भाई, यूपी बोर्ड में ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी अदर स्टेट में भी पूछा जाता है, क्योंकि भाई जितनी भी सवाल हम लिए ना सबका सब एनसीईआरटी से हैं। तो भाई यहाँ पर शक करने वाली बात नहीं है, आपके पास जो भी पेपर हो, बुक हो, आप उसमें मिलाइएगा, ये सवाल आपकी बुक में मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 14वीं की बात करें तो ये काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान दें। दिया है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है, मतलब 4 कुर्सी है 7 मेज है जिसका मूल्य 360 है, 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 520 है। दिया है 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 कुर्सी का मूल्य, क्या लिखेंगे, माना 1 कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा 1 मेज का मूल्य, 1 मेज का मूल्य y रुपये है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नानुसार, क्या दिया है, 4 कुर्सी मतलब 4x, 7 मेज, मेज को क्या माने हैं, y माने हैं, मतलब 7y, इन दोनों का योग 360, यानी कि समीकरण 1 रेडी हो गया। फिर दिया है 6 कुर्सी और 7 मेज, तो 6 कुर्सी 7 मेज, तो 6 कुर्सी के लिए 6x, मेज के लिए 7y हो गया। अच्छा 10 मेज बोला भाई, 10 मेज, यहाँ 10 रहेगा, बराबर किसके हो रहा है, 520, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक काम करो, इसमें 10 से गुणा कराओ ताकि ये 70 हो जाए, मतलब समीकरण 1 में 10 से, तथा इसमें 7 से गुणा कराओ ताकि ये भी 70 हो जाए, तो समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ना है कि घटाना है ये भी क्लियर करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से करना है, तो 10 चौक कितना होगा 40 यक्स, 10 सत्ते कितना होगा 70 वाई, 10 से करेंगे तो 3600 हो जाएगा। समीकरण 2 में 7 से 7 छंग 42 यक्स, 7 दहमा 70 वाई होगा, 7 जीरो 0, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको 70 70 मिल रहा है, ये प्लस है जुड़ जाएगा, घटा दो, घटाने पर कटेगा, घटाने पर गुणा करके घटाने पर, तो घटाते समय माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस माइनस मिल के कटेगा। 40 में 42 घटेगा नहीं, 42 में 40 घटाएंगे तो 2 यक्स आएगा, बड़ा 42 है तो माइनस करेंगे। 3600 में ये नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे 40 आएगा, जबकि उल्टा घटाए तो माइनस लगेगा, तो माइनस को माइनस से हटा दो, यक्स बराबर 40 बटे का 2, 2 बीसा में 40, यक्स बराबर 20 होगा, यक्स बराबर 20 होगा। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखो, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 यक्स है, तो 4 गुणे यक्स की जगह पर 20 है, प्लस में 7 वाई इक्वल में 360 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 40 दून 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस में 7 वाई इक्वल में कितना 360 हो जाएगा। ये होगा 7 वाई बराबर 360, इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो गया 7 वाई, घटाएंगे तो 0, उधार लेंगे 16 में से 8 गए 8, यानी कि 280 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा भाई 280 बटे 7 होगा, क्योंकि ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे बटे में, 7 चौक 28, यानी कि y कितना आ गया 40 आ गया, y कितना आ गया 40 आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य, यही तो माने थे हम, माना एक कुर्सी का मूल्य यक्स, तो माना एक कुर्सी का मूल्य यक्स, यक्स का मतलब कितना 20 रुपये, तथा एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य पूछा था, तो एक मेज का मूल्य वाई माने थे, तो वाई की जगह पर कितना हो गया 40, एक मेज का मूल्य 40 रुपये होगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चलिए एक सवाल और देखते हैं, जो कि वो सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोलता है ना, एक सवाल आता है भाई एग्जाम में कि अंकों को पलटने उलटने पर, तो उस मॉडल की सवाल है, आइए उसको भी देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में भाई टोटल हम 15 सवाल कहे थे और हम 15 सवाल पूरा का पूरा देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 15 भी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि क्या बोला है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 22 है। कितना है 22 है। देखिए 2 अंकों की बनी एक संख्या, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2 अंक की जो संख्या बनेगी उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या, क्या लिखेंगे माना संख्या में इकाई का अंक यक्स है, तथा दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक वाई है। इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है। तो यहाँ से जो संख्या बनेगी, यानी कि मूल संख्या जो संख्या बनेगी, इकाई की जगह पर क्या रहेगा यक्स, दहाई की जगह पर वाई। तो इकाई का मतलब 1 तो 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 तो 10 से गुणा, तो ये हमारी मूल संख्या बनेगी। फिर क्या बोला है, उसके अंकों को उलटने से, जब उसके अंकों को उल्टेंगे मतलब अदला बदली करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे संख्या को उलटने से बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या। देखिए जब संख्या को उल्टेंगे तो y इधर आएगा, यक्स इधर आएगा, तो y इकाई की जगह पर है तो 1 से गुणा कराएंगे y ही रहेगा। ये दहाई पर आ गया तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे 10y आएगा। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार क्या बोला है कि संख्याओं का योग 66 है। मतलब ये जो संख्या पहले थी मूल संख्या 10y प्लस यक्स, और इसको जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब प्लस, तो ये कितना हो रहा है 66 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 11y प्लस में 11x बराबर 66। तो 11 कामन ले लो तो y प्लस यक्स बराबर 66, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। आगे पीछे कर लो, यक्स प्लस वाई बराबर 66, नहीं 6 हो गया। 6 समीकरण कौन सा बन गया हमारा 1 बन गया, ठीक 1 हो गया। फिर यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर मतलब यक्स और वाई का अंतर कितना है 2 है, ये हमारा बनेगा समीकरण 2। आइए हम समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई इक्वल 6 है और यक्स माइनस वाई इक्वल का 2 है, ये कट गया।
यक्स यक्स 2x होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यक्स बराबर 8, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 चौक 8 होगा, तो यक्स बराबर कितना 4 हो गया। यक्स बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स की जगह 4 प्लस वाई इक्वल का 6 हो गया। तो y के बराबर में 6 इधर आएगा -4, y बराबर कितना आएगा 2 आएगा, y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। पूछा क्या है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वह संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या। हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या। तो सबसे पहले जो मूल संख्या थी भाई क्या थी, 10x नहीं 10y प्लस का x था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस का x, 10y प्लस का x करेंगे। तो ये 10 गुणे y की जगह पर 2 प्लस x की जगह पर 4 होगा। 10 दूनी का कितना हो जाएगा 20 होगा, प्लस में 4, 20 4 कितना होगा 24। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 15 सवाल बताए हैं। अगर आप इन 15 सवाल को पढ़ लेते हैं तो 100% करें भाई इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही जरूर आएगा। और बाकी और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लेकर भाई वीडियो आते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको मिल जाए। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।